नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपनी डपली अपना राग और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। नोएडा के निठारी केस में ग्रेटर नोएडा की लोकसर जेल में बंद मोनिंदर पंढेर जेल से रिहा हो गया है। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट से उसे ठोस सबूत के अभाव में आरोपों से बरी किया था, जिसके बाद उसकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। आपको बता दें कि निठारी इलाके में कई लड़कियां संदिग्ध हालत में गायब हो गई थी और बाद में इनमें से कई लोगों के कंकाल मिले थे। इस मामले में मोनिंदर पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को आरोपी बनाया गया था और अब जो है जब हाईकोर्ट ने दोनों को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया था, तो आज लोकसर जेल से बाहर निकल गया है मोनिंदर पंढेर। बाद जिस तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी राहत मिली है और आखिरकार जेल से बाहर आते हुए, हालांकि जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने कुछ भी कोई भी एक स्टेटमेंट नहीं दिया है और यहां पर देखा जा सकता है कि यहां पर अब उनकी गाड़ियों का जो गाड़ी जो है अपने और गाड़ी में बैठने के बाद अब जो है आगे यहां से रवाना होंगे। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें तो इस पूरे मामले में जिस तरह से कोर्ट में जब ये सुनवाई हो रही थी तो उसके बाद जिस तरह से तमाम निठारी कांड से जुड़े हुए इस मामले पर कई लोगों का बयान दर्ज किया गया था, लेकिन कहीं न कहीं फॉरेंसिक जो एविडेंस है वो पूरे सही तरीके से नहीं थे और कहीं न कहीं इसका जो फायदा है ये उसका फायदा मोनिंदर सिंह पंढेर को हुआ। और ये देखा जा सकता है कि ये यहां से निकलते हुए, हालांकि जब इनके जो साथ में आए जो लोग हैं उनका कहना है कि वो यहां से निकलने के बाद सीधे वो चंडीगढ़ जाएंगे और चंडीगढ़ जाने के बाद उसके बाद तमाम जो हो सकता है वहां बातचीत अपने विस्तार से रखेंगे। काफी जो उनका जो वजन है वो काफी कम हो चुका है। लेकिन देखा जाए कि जिस तरह से निठारी कांड जो एक ऐसा मामला जिसकी चर्चा सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों तक हुई थी, जिस तरह से साल 2006 में ये मामला चर्चा का केंद्र में आया था, जिस तरह से बकायदा कई लड़कियों की हत्या का आरोप लगा था, उसके बाद जिस तरह से इसके साथ साथ इनके सहयोगी गोली जो है वो भी उसकी भी गिरफ्तारी हुई थी। बाद में ये मामला स्थानीय पुलिस के बाद सीधे सीबीआई को पहुंचा था। लेकिन इस मामले में जिस तरह से तमाम तफ्तीश की गई, कई आरोप लगे, लेकिन हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जिस तरह से एक बड़ी राहत मिली है, निश्चित तौर पे इस मामले पे आने वाले वक्त में इस मामले पर औपचारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पंढेर के द्वारा किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18, गौतम बुद्ध नगर। रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा है। आईटी विभाग की टीम ने जौहर यूनिवर्सिटी में छापा मारा है। इनकम टैक्स के साथ ही सीपीडब्ल्यूडी की टीम भी है। जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं आजम खान और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम जौहर यूनिवर्सिटी में बने भवनों की जांच कर रही है। सीपीडब्ल्यूडी की टीम भवनों का सटीक मूल्यांकन कर रही है। जौहर यूनिवर्सिटी में दस्तावेज खंगालने की भी कोशिश है और जौहर यूनिवर्सिटी में बने भवनों की जितनी कीमत दर्शाई गई है, वास्तविक कीमत उससे कहीं ज्यादा बताई जा रही है। आईटी और सीपीडब्ल्यूडी की टीम ने भवनों का मूल्यांकन करना शुरू कर दिया है और पिछले महीने आजम खान के घर, जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खान के करीबियों और जौहर ट्रस्ट के सदस्यों के यहाँ पर भी इनकम टैक्स ने छापा मारा था। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने इसकी शिकायत की थी। जो इन्वेस्टमेंट है वो 60 करोड़ के आसपास दिखाया है, जबकि असलियत ये है कि वो हज़ारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। हमारी मांग थी कि जो इन वैल्यूएशन के बाद जो भी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट आनी चाहिए उस पर इन पर टैक्स लगना चाहिए। तब कौन कौन सी टीम यहाँ आएगी? सीपीडब्ल्यूडी वैल्यूएशन की जो टीम है वो शायद आई हुई है और सीपीडब्ल्यूडी की टीम जो होती है वो एक पार्ट है इनकम टैक्स की। जो ये रेड हुई थी तो उसका एक पार्ट होता है। ये दोबारा रेड वेट का ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक प्रोसेस है और जेल में तो आज अपने कर्मों की वजह से है, तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस तो चलेगा, चाहे वो जेल में हो चाहे कहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रामपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर विशाल। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार छापेमारियां कर रहा है, देश भर में हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर, लेकिन आजम खान के अलग अलग ठिकानों पर, जौहर यूनिवर्सिटी पर भी छापा मारा गया है और कहां पर एक्शन लिया गया है और अभी क्या अपडेट इस कार्रवाई को लेकर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी जो जौहर ट्रस्ट जो संचालित करता है
उसके जितने भी सदस्य थे उनके यहाँ जो पिछले जो माह जो है वो छापा पड़ा था, आजम खान के घर पे छापा पड़ा था, आजम खान के करीबी जो है वो उनके यहाँ छापा पड़ा था। लेकिन जो जौहर यूनिवर्सिटी में इमारतें जो बनी है उसकी इमारतों का सही मूल्यांकन करने के लिए CPWD की जो टीम है वो IT विभाग के साथ रामपुर आई थी और वो क्या कहते हैं उसने जो अंदर जो मूल्यांकन है भवनों का वो किया है। उसमें बताया जा रहा है कि आजम खान के ऊपर आरोप है कि उन्होंने कर जो एक्चुअल जो कीमत है भवन की वो कीमत ना कम दर्शा करके और उसकी जो मेन जो कीमत है वो उन्होंने छुपाई है। तो आजम खान ने जो जौहर ट्रस्ट ने जो कीमत बताई है क्या वो सही है या जो CPW की टीम जो क्या कहते हैं मूल्यांकन कर रही है वो सही है? इस चीज को अंतर करने के लिए जो है इसकी सही मूल्यांकन के लिए टीम रामपुर आई हुई थी IT विभाग की, उन्होंने उसका मूल्यांकन किया है और मूल्यांकन करने के बाद अब जो उसमें अगर उसमें ज्यादा होगी और अगर जौहर ट्रस्ट ने कम बताई होगी तो उनपे जो टैक्स चोरी का आरोप है वो टैक्स चोरी जो है वो उनके ऊपर आरोप लगेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका, विशाल सक्सेना। आजम खान और उनकी फैमिली के जेल जाने के बाद सवाल उनकी राजनीतिक विरासत का है। न्यूज 18 ने बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना से इस मुद्दे पर बातचीत की। उनका कहना है कि आजम खान ने अपने या अपने परिवार के अलावा राजनीति में किसी को खड़ा नहीं किया, मुसलमानों का केवल राजनीतिक फायदा उठाया और जौहर विश्वविद्यालय बनाने में मदद करने वालों को फायदा पहुंचाया। देखिए, आजम ने कभी अपने या अपने परिवार के अलावा किसी तीसरे आदमी को राजनीति में खड़ा ही नहीं किया और इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि रामपुर में इतनी प्रतिभाएं होने के बाद भी आजम के साथ जो जो नेता रहा उसको उन्होंने बिल्कुल नौकर की तरह रखा। आज जो बचे कुचे जो लोग उनके साथ रह गए हैं वो बिल्कुल नौकर जैसा है। आजम कहते हैं उठो तो उठ जाते हैं, आजम कहते हैं बैठ दो तो बैठ जाते हैं। कभी किसी को उनकी प्रतिभा के अनुसार कभी इस्तेमाल नहीं किया। रामपुर के लोगों का सिर्फ इस्तेमाल करते थे। वो चाहते तो रामपुर के इतने वरिष्ठ लोग हैं यहाँ पर उनको MLC बनवा सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि जो जो यूनिवर्सिटी में जिसने फायदा दिया है या जो जो यूनिवर्सिटी में इन्वॉल्व है हर उस आदमी को इन्होंने राजनीतिक फायदा दिया। आज रामपुर का दुर्भाग्य है, यहाँ के मुसलमानों का दुर्भाग्य है कि आजम ने कभी किसी को नहीं चाहा कि वो उसके बाद या कभी आगे चल के वो गद्दी संभाल सके। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने आजम खान से हमदर्दी दिखाई है। उन्होंने कहा कि आजम खान मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं और मुस्लिम कौम आजम खान के साथ खड़ी है। हमारी हमदर्दियां भी आजम खान और उनके परिवार के साथ है। हकीकत यह है कि वो मुसलमान होने की वजह से नहीं बल्कि वो समाजवादी पार्टी में होने की वजह से मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं और ये जिन्होंने सपा को सींचा, खून पसीने से सींचा, वो संस्थापक सदस्य हैं। इसके बावजूद भी अखिलेश यादव सिर्फ ट्विटर पे 2 लाइन लिख करके अपनी जिम्मेदारी खत्म कर देते हैं। मुसलमानों ने समझ लिया है कि वो मुसलमानों के हितैषी नहीं है और अब मुसलमान उनसे कोई हमदर्दी की उम्मीद लगाकर नहीं बैठा है। अयोध्या का मुस्लिम समाज धनीपुर मस्जिद का शिलान्यास पीएम मोदी के हाथों से करवाना चाहता है। मुस्लिम समाज का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी है। ऐसे में राम मंदिर के भूमि पूजन की तरह प्रधानमंत्री को मस्जिद का भी भूमि पूजन करना चाहिए। हमारा मानना यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया उस बाबरी मस्जिद के कंपनसेशन में धन्नीपुर में एक मस्जिद भी बनेगी और यहाँ राम मंदिर बन रहा है, तो हमारा मानना यह है कि जो उद्घाटन वो करें तो उसी तरीके से धन्नीपुर में जो मस्जिद है प्रधानमंत्री खुद और इमाम बुखारी को लेकर के दोनों आए और इसके शिलान्यास करें। तो उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री को उस जगह का भी भूमि पूजन करना चाहिए जो 5 एकड़ जमीन दी गई है मस्जिद बनाने को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था कि राम मंदिर बनाया जाएगा उस विवादित जगह पर, लेकिन उसके अलावा 5 एकड़ जमीन दी जाएगी मुस्लिम पक्ष को जो कि मस्जिद बनाने के लिए दी जाएगी। तो अब मुस्लिम समाज चाहता है कि प्रधानमंत्री यहां पर भूमि पूजन करें।
केबी शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। केबी शुक्ला, हमने सुना अभी कि मुस्लिम समाज ये चाहता है कि जो 5 एकड़ जमीन दी गई है मस्जिद बनाने के लिए, वहां पर भूमि पूजन प्रधानमंत्री करें। जी, ये मुस्लिम समाज की मांग है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो राम मंदिर का भूमि पूजन किया था, उसी तरह से धन्नीपुर मस्जिद में जो 5 एकड़ जमीन मस्जिद दी गई है उसका भी भूमि पूजन करें। उनका तर्क दे रहे हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही जो है वो सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन दी गई है। तो मस्जिद के जब भी शिलान्यास हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए, जिस तरह से राम मंदिर का भूमि पूजन किया था उसी तरह से धन्नीपुर मस्जिद का भी भूमि पूजन करें। हालांकि इसका नक्शा बदल दिया गया है, नाम भी बदल दिया गया है, अब मोहम्मद साहब के नाम से मस्जिद का निर्माण होगा। तो मुस्लिम समाज की ये मांग है, खासकर जो मुस्लिम लीग जुड़े हुए जो अयोध्या के धर्मगुरु हैं, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो उनकी मांग उठी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आकर जिस तरह से राम मंदिर का भूमि पूजन किया था उसी तरह अयोध्या आकर धन्नीपुर में मस्जिद की भूमि का भी भूमि पूजन करे। ये बहुत बड़ी मांग उठी मुसलमानों की, क्योंकि कुछ मुस्लिम लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की बहुत मानते हैं, उनका समर्थन भी करते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो पीएम मोदी से गुजारिश कर रहे हैं कि वो अयोध्या आए और राम मंदिर की तरह जो है मस्जिद का भी भूमि पूजन करें। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका, केबी शुक्ला। दो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्षी इंडी गठबंधन में बड़ी दरार पड़ चुकी है। जी हां, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इशारों ही इशारों में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का नाम लिए बगैर ही उन्हें चिरकुट तक कह दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता अपने चिरकुट नेताओं से ऐसे बयान न दिलाएं। ना वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे, इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में, उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात। इजराइल और गाजा की युद्ध उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया। वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा कर। मायावती जी ने कहा है कि इजराइल और गाजा युद्ध है सबकी अर्थव्यवस्था पे। बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। अब के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। अखिलेश यादव के वार को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी पलटवार किया है और कहा है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कमजोर न करे। एमपी में अखिलेश ने 6 सीटों की बात की और अपनी पहली लिस्ट में 7 प्रत्याशी उतारकर अपनी बात से पलट गए। बागेश्वर के उपचुनाव में भी वही किया, हमने तो घोसी उपचुनाव में बिना शर्त समर्थन दिया था। ये बात आई है कि भाई राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन होगा कि प्रदेश स्तर का गठबंधन होगा, ये मेरी जानकारी में नहीं है। पर एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि जब ये प्रत्याशी घोषित हुए, अब 6 प्रत्याशी की बात करते हैं, 7 कैंडिडेट तो आपने पहले ही घोषित कर दिया था, तो अब 6 की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या बात बोली है। इससे आप उनका निकाल लीजिए कि अखिलेश जी ने कहा कि 6 सीट, और ये है कि 7 सीट उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया। कांग्रेस के प्रत्याशी आने के पहले ही अखिलेश जी ने 7 कैंडिडेट घोषित कर दिए, तो उसमें बात सामने आ गई ना कि 6 चाहते थे कि ज्यादा चाहते थे। कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, सामने बातें आ गई। हम इतना ही कहना चाहेंगे आदरणीय अखिलेश जी से और समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि आप बड़ा मन करिए, और जैसे हमने घोसी में बड़ा मन करके आपका समर्थन किया, आपको चुनाव जिताया, उसी प्रकार आप बड़ा मन करके मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करिए और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दीजिए, चुनाव हराइए। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ट्वीट कर अखिलेश के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने अखिलेश के चिरकुट वाले बयान को कांग्रेस नेतृत्व का अपमान बताया। ट्वीट में उन्होंने लिखा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हम हमेशा माननीय अध्यक्ष कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट बता रहे हैं। ये तो सरासर पार्टी नेतृत्व की तौहीन है। इस तरह से ये गठबंधन कितने दिन चल पाएगा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।
खबर हापुड़ से है, जहां पर ट्रैफिक पुलिस ने मेरठ रोड पर राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप की गाड़ी का चालान काटा। मंत्री नरेंद्र कश्यप की गाड़ी के शीशों पर ब्लैक फिल्म चढ़ी हुई थी और उनका बेटा गाड़ी चला रहा था। इसी दौरान हापुड़ ट्रैफिक पुलिस ने कार को रोका, 2500 रुपए का चालान काटा और गाड़ी के शीशे से ब्लैक फिल्म भी हटाई है। तो पीएम मोदी ने गाजियाबाद में रैपिड, फिलहाल ये तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, गाड़ी के शीशों पर ब्लैक फिल्म चढ़ी हुई थी और हापुड़ ट्रैफिक पुलिस ने इसका चालान काटा है। 2500 रुपए का चालान काटा गया है। पीएम मोदी ने गाजियाबाद में रैपिड रेल को हरी झंडी दिखा दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद नरेंद्र मोदी ने ट्रेन में सफर भी किया। ये ट्रेन पहले चरण में गाजियाबाद से दुहाई तक चलेगी। इसका किराया 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक है। 17 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन मिनटों में पूरी करेगी। तो रैपिड एक्स को देश की मिनी बुलेट ट्रेन भी कहा जा रहा है। इसके संचालन के बाद मेरठ गाजियाबाद से आर्थिक विकास की रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे सेक्शन को साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर दुहाई होते हुए दुहाई डिपो को ये जोड़ेगा। पीएम मोदी ने 8 मार्च 2019 को दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर की आधारशिला रखी थी और इसके बाद अब इस पर काम हो रहा है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।